इन रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। हाँ मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को स्टार्ट। जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। तुमने देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि जॉइंटली जो प्रोड्यूस होगा, इसीलिए नाम है जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई एक प्रोसेस हो रहा है, किस चीज का। मान लो प्रोसेस हो रहा है क्रूड ऑयल का। उसमें हमें मेनली दो प्रोडक्ट मिल गया। मान लो मेनली हमें दो प्रोडक्ट मिला। एक है पेट्रोल और दूसरा है डीजल, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग किया और उससे हमें पेट्रोल भी मिला एज वेल एज डीजल भी मिला, ठीक है। पेट्रोल भी मिला, डीजल भी मिला, तो ये जो दो प्रोडक्ट निकल के आया, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अब क्या सिर्फ ये मतलब दो ही प्रोडक्ट निकलेगा तो ही जॉइंट प्रोडक्ट होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक साथ निकल के आ रहा है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लो कि मिल्क, ठीक है, जो डेयरी इंडस्ट्री होता है, मिल्क का जब प्रोसेसिंग होता है, तो ज्वाइंटली हमें क्या क्या मिल सकता है। ज्वाइंटली हमें मिल सकता है होल मिल्क, और मिल सकता है क्रीम, बटर, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट। तो बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग एक ही प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन हमें मोर देन वन प्रोडक्ट मिल जाए तो उसे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन लिखवा देते हैं। देखो जॉइंट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट हम J/P लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट पे हो जाएगा। जॉइंट प्रोडक्ट रेफर टू द existence of more than one product of equal value and importance, which are produced simultaneously from some raw material
and common manufacturing procedure. तो देखो मैंने क्या लिखा है, जॉइंट प्रोडक्ट, ये मैंने जॉइंट प्रोडक्ट लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लो। जॉइंट प्रोडक्ट रिफर्स टू द एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू। जैसे देखो पेट्रोल और डीजल, ठीक है, एकदम इक्वल वैल्यू तो है नहीं दोनों का, लेकिन अभी मतलब बहुत पहले अगर देखो तो डिफरेंसेस कुछ ज्यादा था, लेकिन अभी देखा जाए तो उतना भी कुछ डिफरेंसेस है नहीं, ठीक है, लगभग इक्वल है, इक्वल वैल्यू का, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस भी दोनों का ही देखो बराबर है, पेट्रोल का डीजल का भी, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम सम रॉ मटेरियल एंड कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्यूर, ठीक है। वैसे मिल्क का भी देखोगे तो होल मिल्क, क्रीम, बटर, ये सब का जो हम लोग का मतलब वैल्यू है वो लगभग सेम है, एकदम एग्जैक्ट हो ऐसे जरूरी नहीं, लगभग सेम होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कम या मतलब बहुत कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो बटर का जो प्राइस है और बटर मिल्क, ठीक है, बटर मिल्क जो होता है वो बटर निकालने के प्रोसेस से ही होता है। जैसे मान लो ये बटर, इसको अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं, बटर बटर निकालने का जो प्रोसीड्यूर था ना, उससे क्या निकल के आता है पता है, बटर से बटर निकालने के टाइम पे निकल के आता है बटर मिल्क, ठीक है, बटर मिल्क। तो ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, बताते हैं क्यों। देखो जब बटर निकाला जाता है उसका जो प्रोसेस है ना, तो बटर जो है वो ऊपर रह जाता है, बटर मिल्क जो जिसे बोलते हैं ना वो नीचे जो रह जाता है उसे बोलते हैं बटर मिल्क, ठीक है। तुम लोग कभी प्रोसेस देखोगे तो देखना। तो ये जो बटर मिल्क है इसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है, जबकि बटर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो जब बटर निकालने का कोशिश करोगे प्रोसेसिंग में तो ऑटोमेटिकली बटर मिल्क निकलेगा ही, मतलब हम लोग बटर मिल्क बिना निकाले बटर निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि जो है कर्ड यानी दही से भी होता है, ठीक है, दही का जो मतलब मलाई रहता है उसको रख के फिर उससे बटर निकाला जाता है, तो उसको जब बटर निकालने का जो प्रोसेस है वो करते हो तो फिर उसमें से बटर मिल्क निकल के आता है, जो कि काफी सस्ता होता है बटर से। तो ये जो बटर मिल्क निकल के आ गया इसको बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में फर्क क्या है, देखो बटर निकालोगे तो बटर मिल्क भी निकल जाएगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है जॉइंट प्रोडक्ट के मुकाबले, ठीक है। बाई प्रोडक्ट का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो जॉइंट प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ही कम होता है। एक साथ जो भी निकलेगा उसे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, एक साथ निकलने से उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट में जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू कम होगा उसे हम लोग बोल देंगे बाई प्रोडक्ट। जैसे शुगर इंडस्ट्री में अगर देखोगे तो शुगर का जब प्रोडक्शन किया जाता है वो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ मोलासिस निकल के आता है यानी गुड़, क्योंकि गुड़ का इकोनॉमिकल वैल्यू मार्केट में उतना ज्यादा नहीं है, मोलासिस का स्पेशली, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेनली जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में यही फर्क होता है। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोसेस में मोर देन वन प्रोडक्ट जब निकल के आ गया और सभी का वैल्यू अगर एक जैसा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, लेकिन उसी में अगर किसी का वैल्यू कम जा रहा है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट नहीं बोल के इकोनॉमिकल वैल्यू उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैंने देखो जो एग्जांपल यहाँ पर एक लिखवा देते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे, इन केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, इन केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री various joint product obtained like milk, घी, बटर, चीज, लस्सी एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो डेयरी इंडस्ट्री में ये सारी चीज हमें मिल जाती है, ठीक है। अच्छा अब
ये हो गया डेयरी इंडस्ट्री। और एक एग्जांपल देते हैं, इन केस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, in case of oil industry, gasoline, oil, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट लिखा, चाहो तो इसको हटा दो। ठीक है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक बार प्रोसेसिंग में हमें ये सारे चीज मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो हम बता रहे थे बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट भी बताते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि मैंने एक बार बताया, चलो अब लिखवा देते हैं। बाई प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट्स whose values and importance is less as compared to main प्रोडक्ट। ठीक है, और ये ना एंसिलरी होता है, मतलब चाहे या ना चाहे ये हमें मिल ही जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी को एप्पल जूस जो है पीना है। ठीक है, तो एप्पल जूस, जब मान लो एप्पल से जूस निकाला जा रहा है, तो एप्पल का जो स्किन है उसे निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे जूस बनाया जा रहा है। तो अब ये हम लोग थोड़ी ना अवॉइड कर सकते हैं कि एप्पल का जो मतलब स्किन है उसको निकाले बिना हम लोग जूस निकाल लें। ठीक है, तो क्या होता है, वो स्किन तो हमें जो है अलग करना ही पड़ता है। ठीक है, तो एप्पल जूस निकालते वक्त जो एप्पल का स्किन निकल, जूस के साथ जो स्किन का अलग पार्ट हो जा रहा है, ठीक है, चाहे वो निकालो या फिर मशीन से करो, जो भी करो, तो वो हम लोग का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। अब मान लो वो एप्पल का स्किन जो है वो अगर मार्केट में सेलेबल है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि उसको कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर लिया जा रहा है, तो अगर मार्केट में सेलेबल है तो फिर वो हमारा कुछ वैल्यू हमें स्क्रैप वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में चीनी के साथ गुड़ निकल के आ रहा है, तो गुड़ मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो वैसे ही, तो ये देखो वही बोला है, मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आर दोस प्रोडक्ट्स whose values and importance is less as compared to end product। ऑब्वियसली एप्पल जूस से एप्पल का जो स्किन का वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू, वो कम ही होता है। ठीक है, गुड़ का इकोनॉमिकल वैल्यू चीनी से कम होता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग बटर निकालते हैं तो बटर मिल्क का इकोनॉमिकल वैल्यू बटर से कम होता है, तो वही होता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका भी एक एग्जांपल लगा देती हूँ, यहाँ पर एग्जांपल लिखो, इन केस ऑफ बिजनेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, the main product is sugar, but byproduct is molasses। एक्चुअली ये एंसिलरी होता है, चाहे या ना चाहे ये निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब और भी बाई प्रोडक्ट का हम एग्जांपल दे सकते हैं एक दो, जैसे कि देखो कि जब कोल का कोल यानी कोयला का जब कार्बोनाइजेशन होता है, तो जैसे कि एमोनिया, बेंजोल, ठीक है, ये सब जो है हम लोग का बाई प्रोडक्ट निकल के आता है। या फिर सोप मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, वहां पर जब सोप बनाया जाता है तो ग्लिसरीन मिलता है। ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट ग्लिसरीन मिलता है, तो चाहो तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं।
गुड इवनिंग मैम। यहाँ पर लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए टार, एमोनिया, बेंजोल, बेंजोल in case of carbonization of coal are byproduct. इसके अलावा ग्लिसरीन, in case of glycerin in case of soap manufacturing is a byproduct. ये हो गया बाई प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। तो देखो अभी हम लोगों ने जस्ट टर्म पढ़ा है कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है और बाई प्रोडक्ट क्या होता है। जगह रह गया लिख रहा है, ठीक है सुनो। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में हम लोगों ने यही देखा मेनली कि अगर एक कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा है उससे मोर देन वन प्रोडक्ट निकल के आता है तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें से ही कौन बाई प्रोडक्ट होगा, जैसे अगर जैसे पेट्रोल डीजल का इकोनॉमिक वैल्यू लगभग बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो जो इकोनॉमिकल बाई प्रोडक्ट होता, जो इकोनॉमिकल वैल्यू में अप होता वो जॉइंट प्रोडक्ट होता। वैसे ये दोनों ही जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का हमें समझ में आया। अब एक और टर्म होता है को प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका यूज तुम लोग कैलकुलेशंस में तो उतना नहीं देखोगे बट पता होना चाहिए कि को प्रोडक्ट क्या होता है, अगर कभी पूछ लिया। तो को प्रोडक्ट क्या होता है देखो, को प्रोडक्ट का मतलब अगर हम बोले जैसे कि देखो सिंपल एक बात है, जैसे कि मान लो हम लोगों को अगर फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, तो उसका मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, वुड होता है। अब अलग अलग तरीके का वुड जो है मार्केट में मिलता है, मतलब अलग अलग पेड़ से, ठीक है, क्योंकि देखो एक सेगुन का पेड़ होता है, ठीक है, अलग अलग पेड़ होता है जिसका लकड़ी हम लोग यूज करके फर्नीचर बना सकते हैं। कुछ ज्यादा महंगा होता है, कुछ मीडियम होता है, कुछ सस्ता होता है, ठीक है। तो को प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाता है, देखो जो कि देखो हम पहले लिखवा देते हैं तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट्स आर, जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट्स आर यूज्ड in common but इन कॉमन लिखने का जरूरत, सिनोनिमसली लिख दो किस हो जाएगा, सिनोनिमसली। फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली बट स्ट्रिक्टली speaking a distinction can be made between two। देखो नॉर्मली को प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट को एक ही तरह से हम लोग मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस पाया जाता है। डिफरेंस क्या है, को प्रोडक्ट may be defined as two or more products which are contemporary
but do not emerge necessarily from the same material in the same process. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी दिया ना, जैसे कि वो टिम्बर का मैंने एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी, ठीक है। तो देखो को प्रोडक्ट मतलब देखो मेरे पास मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, दो अलग अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। इससे मैंने लकड़ी लिया फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो हो गया टाइप ए और ये हो गया टाइप बी, ठीक है। तो को प्रोडक्ट, ये दोनों को प्रोडक्ट है, क्यों है देखो, मे बी डिफाइंड एज टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने दो लिया, दो से ज्यादा भी को प्रोडक्ट हो सकता है, which are contemporary but not emerge necessarily from the same material। तो देखो ये मटेरियल यहाँ से आया है और ये मटेरियल यहाँ से आया है, ठीक है, सेम प्रोसेस से नहीं आया। ये जो लकड़ी का टुकड़ा बना है ये इसके इस पेड़ के प्रोसेसिंग से और ये इस पेड़ के प्रोसेसिंग से बना है, ठीक है। तो जो को प्रोडक्ट है वो कंटेम्प्ररी तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों ही सेम मटेरियल से या सेम प्रोसेस से आया हो, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल लिखवा लेते हैं। ये लकड़ी वाला भी लिख सकते हो तुम लोग। इसके अलावा यहाँ पर व्हीट एंड ग्राम प्रोड्यूस्ड इन टू सेपरेट forms with separate processing of cultivation are the co-product देखो ये दोनों को प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि दोनों का यूज एक ही जैसा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फूड कंजम्पशन आइटम है, ठीक है। देखो व्हीट और ग्राम दोनों ही हमारा फूड आइटम हो गया, लेकिन दोनों का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अलग है, क्योंकि व्हीट का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो अलग होगा, क्योंकि उसमें कितना पानी, कितना धूप, कितना क्या लगेगा वो अलग होगा, ग्राम का अलग होगा, ठीक है। तो कल्टीवेशन का प्रोसेस दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, को प्रोडक्ट है। और इसके अलावा और एक एग्जांपल दे रहे थे जो बोला मैंने, सिमिलरली टिम्बर बोर्ड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज आर को आर तो जैसे अभी मैंने बोला कि दो अलग अलग पेड़ से हम लोगों ने दो अलग अलग टिम्बर बोर्ड लिया, ठीक है, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट इसीलिए चाहे उनका प्रोसेसिंग सिस्टम कितना भी अलग क्यों ना हो, दोनों का यूज जो है वो एक ही जैसा काम में आएगा, ठीक है, इसी ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ना भी देखो, मैंने सिर्फ तुम लोग को टर्म समझाया, ठीक है, कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके साथ साथ एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा और भी पढ़ा दिया, बाई को प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे एक स्प्लिट अप पॉइंट होता है, वो बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें किस चीज पे क्वेश्चन आए, तो स्प्लिट अप पॉइंट क्या होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट देखो, या फिर पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं और पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जैसे कि हम पहले इसको ड्रॉ करके बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। इनपुट में हम लोग क्या दे सकते हैं, देखो
रॉ मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। फिर लेबर का खर्चा, इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा, ओवरहेड का खर्चा आएगा, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो ऐसे इनपुट हम लोग दे रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास मान लो ज्वाइंट प्रोडक्ट आया दो, एक आया फिनिश गुड्स वन, दूसरा आया फिनिश गुड्स टू, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आए। तो जहां पर आके ये प्रोडक्ट स्प्लिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। जहां पर सेपरेट हो जाता है मोर देन वन, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अभी इसको हम लिख के दिखा देते हैं, पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट, चाहे वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हो या बाई प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में फर्क क्या है, ज्वाइंटली प्रोड्यूस हुआ बट इकोनॉमिकल वैल्यू में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन है, तो फिर एक ज्वाइंट, एक मेन प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। ज्वाइंटली तो सभी हुआ, ठीक है। जैसे ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इसका इकोनॉमिकल वैल्यू जो है, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू काफी ज्यादा कम है, जिसका कम होगा वो बाई प्रोडक्ट, जिसका ज्यादा होगा वो मेन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट हुई या बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉमन process, from the common process is in the production line, in production line। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जिस पॉइंट पे जाके सेपरेट हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और हमें यहाँ पर थियोरेटिकली कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ एप्रोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो अभी यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया ना, कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर, हम फिर से एक ड्रॉ करके दिखाते, जैसे मान लो मैंने इनपुट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इनपुट मैंने क्या क्या दिया, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। ये सब का खर्चा मैंने किया है, ठीक है। अच्छा अब प्रोसेस अब हो रहा है, अब प्रोसेस होने के बाद यहाँ से फिनिश गुड्स, दो फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स वन और फिनिश गुड्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर खर्चा हुआ था मान लो सब मिला के 1000 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है पता है, न्यूमेरिकली, कि दो प्रोडक्ट तो निकल गया, या फिर मान लो और एक निकल गया फिनिश गुड्स थ्री, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि ये 1000 रुपीज का जो खर्चा है उसमें तीन प्रोडक्ट निकला, ठीक है। अब ये तीनों का मुझे कॉस्ट डिसाइड करना है, ठीक है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसका भी 1000, इसका भी 1000, इसका भी 1000, तब तो 3000 हो जाएगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये 1000 का कितना अमाउंट इसके लिए एप्लीकेबल है, ये 1000 का कितना अमाउंट इसके लिए एप्लीकेबल है, ये 1000 में से कितना अमाउंट इसके लिए एप्लीकेबल है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एप्पोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। एप्पोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो न्यूमेरिकली हमें यही पूछा जाएगा, एप्पोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये हमें फाइंड आउट करके इस चैप्टर में बताना है कि जॉइंट कॉस्ट को अगर एप्पोर्शन करते हैं तो कौन से जॉइंट प्रोडक्ट पे कितना जाएगा, ये हम लोग को बताना है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो चलो मेथड का नाम लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ एप्पोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखो मेथड को कैसे डिवाइड किया गया है, मेथड को मेनली दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक है मेन मेथड और एक है अदर मेथड्स।
ठीक है, मेन मेथड के अंदर क्या क्या आएगा? फिजिकल यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट fleet of point, using technical estimate। और इधर अगर देखें, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। फिर नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मेथड। और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो मेथड को इस तरीके से सेपरेट किया गया है जिसमें देखो, जिसमें इंपॉर्टेंट होगा हम लोग का फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है, नेट रिलेशनल वैल्यू, ये वाला जरूरी नहीं होता है, खाली वो मेन मेथड, वो मेथड मतलब थ्योरेटिकली देखो तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है, लेकिन हमें जो करना है वो मेन ये है, एवरेज यूनिट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इधर का सारा मेथड्स हमारे लिए काफी जरूरी है। ये टेक्निकल को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखो एक एक मेथड हम लोग सीखते हैं कैसे करके। तो कोई भी एक मेथड से स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड से। फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड में क्या होगा? फिजिकल यूनिट मेथड में जैसे कि देखो हम पहले समझा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लो इनपुट दिया है किसी एक प्रोसेस में, और इनपुट में काफी सारा चीज जा सकता है, टोटल करके मान लो 1000 रुपीज का हमारा इनपुट लगा, ठीक है, और हमारे पास दो फिनिश गुड्स निकल के आए, फिनिश गुड्स 1, फिनिश गुड्स 2, ठीक है। अच्छा, अब ये है 200 kg और ये है हम लोग का 300 kg, ठीक है। तो हमें यूनिट बता दिया है, अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। तो फिजिकल यूनिट हमें पता चल गया कि दोनों जो भी प्रोडक्ट निकल के आया है उसका यूनिट, फिजिकल यूनिट कितना कितना 200 300, तो हम लोग इसका निकालेंगे रेशियो, ठीक है। रेशियो निकाल लेने से कितना हो गया 2:3। अब इस रेशियो में इस 1000 रुपीज को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1000 इंटू 2/5, 1000 इंटू 3/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का 400 रुपीज और ये हो गया हम लोग का 600 रुपीज, ठीक है, ये 600 रुपीज हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 400 और 600। मतलब ये फिजिकल यूनिट मेथड में क्या करना है, जितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकाल के हमें उसे कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। लेकिन ये मेथड सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है अगर हम लोग का फिजिकल यूनिट जो है वो सेम हो, जैसे ये केजी है, ये केजी, ये केजी, ये लीटर है, तब पॉसिबल नहीं होगा, तब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये किलो है, ये ग्राम है, तो फिर हमें उसे किलो से ग्राम, ग्राम दोनों को ग्राम या दोनों को किलो, कुछ तो एक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कर सकते हैं। अगर किया जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं किया जा सकता है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड को तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर हमारा दोनों यूनिट जो है
वो सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों यूनिट सेम नहीं होगा तो हम लोग ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मैंने एक हिंट्स दे दिया कैसे होगा। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 1 में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, a coke manufacturing company produces the following products by using 5,000 ton of coal, 1100 per ton into a common process। मतलब एक कोल मैन्युफैक्चरिंग कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, कोक मैन्युफैक्चर करने के लिए 5,000 टन कोयला यूज किया है। 5,000 टन कोयला यूज किया है। तो ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, इस इंडस्ट्री के केस में, और एट द रेट ऑफ 1100 पर टन करके यूज किया है। अब बोल रहा है कि क्या क्या इनको आउटपुट मिला, कोक मिला है। ठीक है, क्या क्या फिनिश गुड्स मिला, कोक, टार, सल्फेट, ठीक है, बेंजोल, ये सब मिला है। प्रिपेयर स्टेटमेंट एपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट कितना है 5,000, हमें एक ही चीज बताया रॉ मटेरियल, बाकी कुछ बताया ही नहीं है। तो हम लोग का जो जॉइंट कॉस्ट है वो है 5,000 टन कोयला, जो कि 1100 रुपीज करके है। ठीक है, हम लोग को इस कॉस्ट को ये सारे अलग अलग जो आउटपुट आए हैं उस पे डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, और कौन से मेथड से करना है वो दिया है, फिजिकल यूनिट मेथड से कर। ठीक है, तो आसान है, फिजिकल यूनिट मेथड से करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एज पर फिजिकल यूनिट मेथड। यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना सकते हो, फिर भी हम एक दिखा रहे हैं, ऐसे करके करोगे तो हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर सब प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं जो आया है, कोक, टार, सल्फेट ऑफ एमोनिया और बेंजोल। तो सल्फेट, सिर्फ सल्फेट लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। यूनिट जो है वो टन में है। देखते हैं कितना कितना टन, 3,500, 1,200, 52 और 48। सो 3,500, 1,200, 52 और 48। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल लें। रेशियो हम लोग का कितना होगा, तो 35, देखो दो दो जीरो हटाने से, अच्छा दो दो जीरो हटाने से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये दोनों पे जीरो नहीं है। ठीक है, 3,500 इज टू 1,200 इज टू 52 इज टू 48। ठीक है, ये मैंने रेशियो निकाल लिया। अब मुझे जॉइंट कॉस्ट निकालना चाहिए। तो जॉइंट कॉस्ट कितना हो रहा है, जॉइंट कॉस्ट हो रहा है, यहाँ पर एक ही चीज बताया है मेटेरियल का, 5,000 टन ऑफ कोयला, 1,100 पर टन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 टन एट द रेट ऑफ 1,100 पर टन। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 1,100, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 55 और 50। ठीक है, चलो ये हम लोग का जॉइंट कॉस्ट हो गया। इसे मुझे इस रेशियो में अपोर्शन करके देना है, बाकी जो हमारे प्रोडक्ट आए हैं उस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, अब कितना कितना जाएगा, तो कोक में कितना हो जाएगा, ये देखो 55 लाख है, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दें, 55 लाख इंटू 3,500
डिवाइडेड बाय, ये सब ऐड करने से कितना आएगा देखना पड़ेगा, देखते कितने, 3500 प्लस 1200 प्लस 52 प्लस 48, तो ये हो गया 4800, ठीक है, 4800 टोटल। अब देखते हैं कितना आता है, वही प्रो का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना होगा। ₹55,00,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4800 कर लेते, जो सभी में कॉमन रहेगा, तो कुछ इतना आ रहा है पॉइंट में इंटू 3500, तो इसमें आंसर आ गया 401041 6.6 है, तो हम लोग 7 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 401041 ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तार का कितना हो जाएगा, 55,00,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 4800, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 12, तो 13,75,000, 13,75,000। अच्छा सल्फेट का कितना हो जाएगा, 55,00,000 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 4008, देखते हैं कितना, डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 50 पॉइंट में आएगा 59,583, 59,583 और ये वाला लास्ट 55,00,000 इंटू 48/4800 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 52 इंटू 48, 55,000, ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का 55 रुपीज में होगा, सारा आंसर ही हम लोग का रुपीज में होगा, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को एप्रोर्शन कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड से कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग का को प्रोड्यूस करने का खर्चा हुआ है लगभग इतना 40,10,470, टार प्रोड्यूस करने का 13,75,000 हुआ है, और यहाँ पर 59,583 और यहाँ पर हो गया है 55,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सिंपल है, ठीक है, चैप्टर काफी सिंपल है, जो मैंने तुम लोग को भी पॉइंट बताया जो थियोरिटिकली, वो तो देखो समझने के लिए आउटर है, बाकी क्वेश्चन इसमें से ऐसा आएगा, अगर फिजिकल यूनिट बोलेगा तो फिजिकल यूनिट मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, तो देखो मैंने फिजिकल यूनिट बता दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है, तो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड हेडिंग करेंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आसान है, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे जो कि इलस्ट्रेशन थ्रू होगा। तो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में हमें क्या करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। देखो मतलब कैसे होगा, जैसे मान लो एक प्रोसेस हुआ, और उससे मान लो 3 प्रोडक्ट निकले, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, हम इस तरीके से नाम दे रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ठीक है। अब यहाँ एक जॉइंट कॉस्ट अप्लाई हुआ ऑब्वियसली, ठीक है, तो यहाँ पर तभी तो एप्रोशन का बात आ रहा है, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट अप्लाई हुआ होगा। अब जॉइंट कॉस्ट जितना भी है मुझे क्या निकालना है, एवरेज, देखो मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेथड है उसका नाम क्या है, एवरेज यूनिट कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, यही तो बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मुझे निकालना है, मतलब मुझे अलग अलग तरीके से अपोर्शन नहीं करना है, जितना भी मेरा कॉस्ट लगा है उसको एवरेज कर लेना है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए कितना लगा है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
टोटल आउटपुट, ठीक है, O/P टोटल आउटपुट। तो जितना ज्वाइंट कॉस्ट लगा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट लगा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का, ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट तो रुपीस में रहेगा। अब यहाँ पर मान लो ये जो P1 P2 P3 है, ये प्रोडक्ट हम लोग का कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये यूनिट में होगा तो ही पॉसिबल होगा। जैसे कि मान लो ये प्रोड्यूस हुआ है 2000 यूनिट, ठीक है, अब यूनिट किलो हो या जो भी हो, ठीक है, ये हो गया मेरा 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया 2000 यूनिट अगेन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर फिर हम लोग का आ जाएगा 1 लाख रुपीस का खर्चा हुआ और हमें कितना यूनिट मिला, हमें मिला 5000 यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 100 पर यूनिट, ठीक है, 100 पर यूनिट करके खर्चा हुआ। यही होता है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि देखो हम लोगों ने सेपरेटली देखा नहीं कि P1 में 100 लगा कि उससे कम ज्यादा लगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको पूरा का पूरा जो है एवरेज कर दिया। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट यूनिट, ठीक है। इस प्रोसेस से होगा, ये भी आसान है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है, तो इसके बाद वाला ही क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट का। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया हुआ है, चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मेन क्वेश्चन काफी है, जैसे कि ये वाला देखो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है जॉइंट प्रोडक्ट का। एबीसी, एबीसी 3 प्रोडक्ट हुआ है, मतलब एबीसी 3 प्रोडक्ट निकल के आया है, हमें इसका कॉस्ट निकालना है, बता दिया है कौन सा मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट, मतलब सेपरेट होने के पहले जो कॉस्ट लगा जिसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना खर्चा किया गया है, 60,000। और ए बी सी कितना कितना यूनिट बना है, ये 500, 200 और 300। मैंने पहले बोला ना, अगर यूनिट नहीं देगा तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो यूनिट देना जरूरी है, यूनिट देगा तो ही हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग को बोला है इस मेथड से कॉस्ट को एप्रोशन करके दिखाना, ठीक है। पहले एवरेज कॉस्ट पर और कुछ नहीं बोला होगा, हाँ। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, फिर बाकी सभी प्रोडक्ट का टोटल निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट तो 1 यूनिट का, तो ए का कॉस्ट कितना होगा, बी का और सी का, वो हम लोग निकालेंगे। तो देखो इसमें कैसे करके हम लोग लिख सकते हैं, इलास्ट्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, जॉइंट कॉस्ट या प्री सेपरेशन कॉस्ट, जो भी बोलो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय टोटल आउट या फिर टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो चाहो लिख सकते हैं। तो रुपीज यहाँ पर 60,000 जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, और टोटल आउटपुट देखो दिया हुआ है 1000 टोटल करके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000। तो ये हो जाएगा रुपीज 60 पर यूनिट, ठीक है। तो हमें एवरेज कॉस्ट पता चल गया। ये तो एक यूनिट का है, अगर हमें ए बी सी तीनों प्रोडक्ट का निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। प्रोडक्ट ऊपर लिख सकते हो एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, चाहो तो ऊपर लिख सकते हो एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एग्जाम में ये सब शॉर्टकट नहीं यूज करना है तुम लोग को, ठीक है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। फिर ये हो गया यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, फिर यहाँ पर वैल्यू टू बी एपोर्शन। तो क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ए बी और सी। अच्छा, कितना कितना यूनिट हुआ है, 500, 200, 300। यहाँ पर लिख लेते हैं 500, 200 और 300। और हम लोग को कॉस्ट कैसे अप्रोशन करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे, यानी ₹60, ₹60 और ₹60। तो एक यूनिट का 60, तो 500 यूनिट का कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 60, 200 इंटू 60, 300 इंटू 60।
तो ये हो जाएगा 30,000। यहाँ पर रुपीस लिख देते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लिखने का जरूरत। 12,000 और ये हो गया 18। तो ये हम लोग का टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए? 60,000, ठीक है, क्योंकि उसी का तो हम लोगों ने जो है अपोर्शनमेंट किया है। तो ये भी आसान है, एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड काफी आसान है, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज है ही नहीं। और यहाँ पर भी जो ये 3 है ना, इसका जब टोटल करोगे, ये जो 3 दिख रहा है, 4, इसका टोटल करने से 55 लाख होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम लोग का आंसर सही हुआ है। तो देखो मैंने इस तरीके से पॉइंट के बाद डिजिट ले रखा है ना, कि हम लोग का उससे 55 लाख आराम से होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन था ना, तो उस हिसाब से तुम लोग को देख लेना चाहिए। जैसे इधर 7 लिया, इधर 3 लिया है, तभी 0 आएगा, 55 लाख तभी आएगा। तो वो पॉइंट वगैरह थोड़ा ध्यान से देख लें। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो कौन सा मेथड देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखते हैं पहले इलास्ट्रेशन जो है वो हम लोग का कौन से मेथड पे आता है। इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 3। अच्छा, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 3 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये वाला मेथड हमारे कौन से मेथड को रिलेट करेगा, तो हम बता देते हैं। ये वाला हम लोग का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो देखो फिजिकल यूनिट मेथड हम लोगों ने सीखा, एवरेज यूनिट कॉस्ट सीखा, अब सीखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। हेडिंग करो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या होता है? देखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का मतलब हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग का जो ज्वाइंट कॉस्ट होगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट में कितना हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, और ज्वाइंट कॉस्ट में कितना हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन में दे देगा। जैसे कि देखो अभी मैंने ये 3rd नंबर देखा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट, दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी हम बता देते हैं क्या होता है। ये वैसे मैंने एक बार बताया है तुम लोग को मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, और इसमें हम लोग दो तरीके से कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एक वेरिएबल और एक हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे, क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे, ठीक है। मतलब देखो हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कितने यूनिट के लिए इनपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारा वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए 5 kg, ठीक है। तो फिर मुझे अगर 5 यूनिट फिनिश गुड्स चाहिए तो रॉ मटेरियल चाहिए 5 × 5, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट, अब मान लो 1 kg रॉ मटेरियल मिलता है 10 रुपए का, ठीक है, तो अगर मुझे 25 kg चाहिए तो 25 × 10, 250 रुपीज का रॉ मटेरियल लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसके बेसिस पे वो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट को हमें कैसे अपोर्शन करना है? फिक्स्ड कॉस्ट को हमें करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिस, ठीक है। बताते हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इस पे लिखो फिक्स्ड कॉस्ट जो है क्वांटिटी ऑफ इनपुट लिखा, इस पे लिखो डिस्ट्रीब्यूट, फिक्स्ड बोल रहा है वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है
वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट को हमें कैसे अपोर्शन करना है, क्योंकि देखो हमें तो पूरे जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना है, लेकिन इस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना है, वेरिएबल और फिक्स। तो वेरिएबल पोर्शन का, जॉइंट कॉस्ट का जो वेरिएबल पोर्शन है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है। और जो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग सेल्स वैल्यू से, ठीक है, सेल्स वैल्यू से अगर हम लोग लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को, तो जो बच जाता है उसी को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये वाला मेथड अगर समझ में आ जाता है हमें, तो हम लोग आराम से इलास्ट्रेशन 3 कर सकते हैं। चलो देखो इलास्ट्रेशन 3 में क्या होगा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। देखो हमें ना हर क्वेश्चन में मेथड बता देगा, नॉन, ठीक है। नहीं बताएगा तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि देखो ना, यहाँ पर अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीजों को अलग अलग बता रहा है, तो इसका मतलब हमें मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से करने के लिए बोला जा रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है समझ में आ जाता है। बाकी अगर मेथड बता देगा तो हम लोग मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एबी जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से, इसके ऊपर जो है हमें जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना है। ए का सेल्स 100 केजी 60 पर केजी, 120 केजी 30 पर केजी, मतलब सेल्स वैल्यू बता दिया। देखो जो जरूरी भी है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। और जो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है उसे मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे अलग तो करना ही है, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इलास्ट्रेशन 3। तो यहाँ पर लिखते हैं जॉइंट कॉस्ट कितना है। ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग को ने ये दिया है, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही लेकिन वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। वैसे तो देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, इसका दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक, अगर मान लो हम लोग 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर हम लोग अभी 11 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जितने वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगते हैं उसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। बाकी मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पर वो वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जॉइंट कॉस्ट में वेरिएबल और मार्जिनल दोनों का पोर्शन हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, हमें सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन, और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। देखो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट है 4400 और ये है 3009, ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है। अच्छा अब इसको मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितना है, 100 केजी और 1200 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं apportionment of वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से किया जा सकता है। देखो apportionment ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस पेज में करते हैं, खत्म हो गया पेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट है ए और बी, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट है हम लोग का ए और बी,
और क्वांटिटी है 100 और 120। क्वांटिटी है 100 और 120। क्वांटिटी कैसे दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर रेशियो, रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो मिल जाएगा 100:120, ठीक है। 100:120। अब इसको तुम लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो, मतलब इसको शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि 5:6 हो जाए, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये रेशियो बन गया। अब हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट को एप्रोक्सीमेट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है हम लोग का 4400। तो 4400 इंटू 5/11, 4400 इंटू 6/11, तो ये कितना आ जाएगा 400 इंटू 5, मतलब ये हो गया मेरा 2000। 400 इंटू 5 और ये 400 इंटू 6, मतलब 2200, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया कि हम लोग जो अपना वेरिएबल कॉस्ट है उसको कैसे एप्रोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एप्रोशनमेंट ऑफ क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं एप्रोशनमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें भी हम सेम कॉलम बना लेते हैं, प्रोडक्ट ए बी। इसमें हम लोग को चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स, और यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेल्स कितना है, देखो सेल्स है हम लोग का 100 kg इंटू 60 पर केजी, तो 100 इंटू 60 कर, तो ये हो जाएगा 6000। और ये हो जाएगा हम लोग का उसके बाद वाला 120 इंटू 30, 3600, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला दोनों का अलग अलग, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को एप्रोशन कर लिया ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था 4400। अब ए और बी का कितना कितना है वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 6000 माइनस 2000, और यहाँ पर 3600 माइनस 2400, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4000। यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो जाएगा 4000 मतलब यहाँ से 20 हटा दो, 40:12, ठीक है। 40:12। अब एप्रोशन करना पड़ेगा, तो नीचे और एक कॉलम बना लेना है, एप्रोशन और ज्वाइंट। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 3900, तो 3900 इंटू 40/52, और बी वाला हो जाएगा 3900 इंटू 12/52। देखते हैं कितना है 3900 इंटू 40/50। तो पहला वाला आंसर आ रहा है 3000, ठीक है। पहला 3000 आ रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये 900 आया, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के तो 3900 होना चाहिए। हाँ, 12/52, 4 से ये डिवाइड करेंगे तो ये नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है वैसे, ठीक है, फिर भी हम एक बार चेक करें। यहाँ पर डिवाइडेड बाय हम लोग का डिवाइडेड बाय 40 इंटू 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 12, 900, ठीक है। तो ये 900 आ गया, तो एप्रोचमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट हो गया। तो देखो हम लोगों ने तीन मेथड से सीखा अभी तक, ठीक है। ये देखो तीन मेथड से हम लोगों ने सीखा। एक हम लोगों ने ये वाला, हम एक बार टिक कर लेते कौन कौन सा हम लोगों ने कर लिया। तो देखो हम लोगों ने ये वाला कर लिया, ठीक है, फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एवरेज यूनिट कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये तीन चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमें क्या दिया हुआ है,
अच्छा, फोर्थ वाला हमें बोला है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल यूनिट मेथड और एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये तीन मेथड से हमें करने के लिए बोला है, जिसमें से फिजिकल यूनिट मेथड से कैसे करना है वो हमें पता है, वो हम लोगों ने सीख लिया। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, पहले वो दो देख लेते हैं। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू जो सेल्स वैल्यू होता है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये दो चीज हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला मेथड रीडिंग करते हैं, सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू, एक ही बात है। सेल्स वैल्यू लिखो या मार्केट वैल्यू लिखो, ठीक है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने क्रूड ऑयल इसका प्रोसेसिंग किया, ठीक है, तो हमें पेट्रोल मिला और डीजल मिला। अच्छा, अब ये कौन सा पॉइंट है, ये है हम लोग का स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये पहले हम लोगों ने देखा स्प्लिट ऑफ। अब इस पॉइंट पे ये मान लो क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट आया, मतलब जिसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, वो मान लो आ गया है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये पेट्रोल और डीजल कितना आया है, मान लो पेट्रोल और डीजल आया है हम लोगों का कुछ एक यूनिट मान लेते हैं, ये 400 और ये 500। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, या फिर मान लो ये जो है इसका सेल्स वैल्यू, ये क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू होना चाहिए, यूनिट उतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी कुछ एक सेल्स वैल्यू गिवन है, इसका भी कुछ एक सेल्स वैल्यू गिवन है इस पॉइंट पे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। ठीक है, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है, वो हमें देखना है। क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ रहेगा अगर मुझे ये वाला मेथड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इसके रेशियोज निकाल के ये 1,00,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल, जैसे फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग फिजिकल यूनिट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये जो सेल्स वैल्यू है इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही होता है सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन में यही वाला बोला था, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल यूनिट हमें पता है, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो भी हम बता देते हैं। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये वाला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम बताएंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है। तो एनआरबी, एनआरबी तुम लोगों ने सुना होगा। एनआरबी क्या होता है, देखो एनआरबी का मतलब होता है आ, जो हमें नेट रियलाइज्ड होगा, मतलब जैसे कि एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसका, जो आउटपुट आ रहा है उसका फाइनल सेल्स वैल्यू, जो कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि मार्केट में इतने में बिक जाएगा। फिर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट एट फर्दर कॉस्ट, या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, हम बताते हैं क्या होगा, पहले लिखवा देते हैं, या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये नया चीज क्या आते हैं हम बताते हैं, पोस्ट सेपरेशन। नेक्स्ट आ जाता है एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेंस, एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब लेस करने से हमारे पास आता है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग देखें कि फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू का मतलब है कि फाइनली जो सेल्स वैल्यू हमें मिलेगा, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लो अभी ये क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें दो प्रोडक्ट निकल के आया, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, ज्वाइंट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर भी बेच सकते हैं, यहाँ दोनों दोनों प्रोडक्ट का इस पॉइंट पे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एक जो है सेल्स वैल्यू है। और अगर हम लोग चाहे तो दोनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। देखो नॉर्मली फर्दर प्रोसेस कोई तब करता है जब उसे लग रहा है कि इस सिचुएशन में हमें ज्यादा सेल्स वैल्यू नहीं मिल रहा है, तभी करना चाहिए। फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 प्लस, मैंने थोड़ा सा नाम बदल दिया क्योंकि फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उसका स्टेट जो है या वो सब्सटेंस तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये एक बार प्रोसेस हुआ, इसको अगर फिर से फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसका सेल्स वैल्यू यहाँ पर भी होगा। और आगे मान लो ये और फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, किसी भी कारण से, तो वही फाइनल सेल्स वैल्यू का मतलब इस जगह के सेल्स वैल्यू को बता रहा है, ना कि इस जगह के, ठीक है। फाइनल सेल्स वैल्यू का मतलब ये जगह पे जो सेल्स वैल्यू है उस सेल्स वैल्यू का बात हो रहा है। फाइनली ये सेल्स वैल्यू है, इससे हमें फर्दर कॉस्ट को लेस कर देना चाहिए, ठीक है। फर्दर कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब फर्दर कॉस्ट लेस कर दिया और इसको बिकवाने का अगर कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है वो लेस कर दिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसको बेच के हमें एक्चुअली कितना पैसा जो है वो मिला है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे मान लो कि इसका सेल्स वैल्यू है 100, यहाँ पर था इसका सेल्स वैल्यू 80, ठीक है। तो इसका सेल्स वैल्यू यहाँ पर 100 है, मान लो इसको फर्दर प्रोसेस करने का 2 रुपए लगे, ठीक है। तो 2 रुपए खर्चा किया, मतलब हम लोग को लग रहा है कि बेच के हमें 100 रुपए मिला, लेकिन ये 100 रुपए पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, और भी 2 रुपए का खर्चा किया, मतलब हम लोग का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया, 98। और अगर क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग लेस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब, फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग ये, अच्छा, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके। यहाँ पर क्या बोला है, inorganic chemicals purchase salt and processes it into more refined products, ठीक है। तो inorganic chemicals, inorganic chemicals purchase करता है salt and process it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC। तो सीधा बात ये है कि salt जो है ये इनका रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये लोग salt खरीदता है, salt खरीदने के बाद उसे रिफाइंड करता है, प्रोसेसिंग क्या है, रिफाइन करता है, और उनको क्या मिलता है, caustic soda, ठीक है, क्लोरीन, और क्या मिलता है, पीवीसी मिलता है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट फॉर 40,000। तो इन्होंने सॉल्ट कितने रुपए का खरीदा, 40,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, 60,000। वेयर इन कट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले तक इन्होंने ये खर्चा किया है। एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट वेयर प्रोड्यूस, ठीक है। और स्प्लिट ऑफ टाइम पॉइंट पे 2 सेलेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस टू पीवीसी। अच्छा, पीवीसी डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्लोरीन से पीवीसी फर्दर बन सकता है। द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉस्टिक सोडा कितना टन प्रोड्यूस हुआ है, क्लोरीन कितना टन प्रोड्यूस हुआ है, पीवीसी कितना टन प्रोड्यूस हुआ है, सेल्स क्वांटिटी इन टन, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा
इतना प्रोड्यूस हुआ है, इतना ही सेल हो गया है, सेलिंग प्राइस था 50 रुपीज करके। क्लोरीन 800 टन प्रोड्यूस हुआ है, बट वो सेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाते हैं, तो पीवीसी बिकता है। 500 टन प्रोड्यूस हुआ पीवीसी, 500 टन ही बिक गया 200 रुपीज करके। ठीक है, तो ये हमें बताया है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। इसके बाद बोल रहा है ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वेयर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000। हाँ, क्लोरीन से पीवीसी तो बन गया, लेकिन क्लोरीन से पीवीसी बनाने के लिए इनका एक्स्ट्रा और खर्चा होगा, क्योंकि और एक स्टेप प्रोसेस करना पड़ा, जिससे खर्चा हुआ है 20,000 टू इल्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। तो 800 टन क्लोरीन से 500 टन ऑफ पीवीसी पाने के लिए इनका और भी 20,000 का खर्चा हुआ। देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन जुलाई। जुलाई के मंथ में कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन या पीवीसी किसी का भी कोई ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं था। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का एक एक्टिव मार्केट है। इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 75 पर टन। मतलब ऐसा नहीं कि क्लोरीन से पीवीसी बनाना ही है कंपलसरी तभी बिकेगा। बोल रहे क्लोरीन का भी एक एक्टिव मार्केट है जो कि 75 पर टन करके बिकता है। ठीक है, अब बोल रहा है ज्वाइंट कॉस्ट जो 1 लाख रुपीस का है वो एप्रोशन करना है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि यही ज्वाइंट प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमें 3 मेथड से करने के लिए बोला है। उसके बाद एक पॉइंट 2 दिया है, तो वो हम लोग देखेंगे पॉइंट 2 में हमें क्या बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग पॉइंट 1 में जो 3 मेथड्स बोला है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इलास्ट्रेशन, यहाँ पर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस में दो चीज मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। ठीक है, कॉस्टिक सोडा कितना मिल रहा है? कॉस्टिक सोडा मिल रहा है 1200 टन और क्लोरीन 800। 1200 और 800 टन। अगर कॉस्टिक सोडा बेचते हैं तो 50 पर टन करके बिकेगा। कॉस्टिक सोडा बिकेगा एट द रेट ऑफ 50 पर टन करके। ठीक है, और क्लोरीन जो है इसका भी मार्केट वैल्यू है 75 पर टन करके। अभी क्वेश्चन में हमें बोला था 75 पर टन, एट द रेट ऑफ 75 पर टन करके ये भी बिकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने और एक ऑप्शन भी है इनके पास, क्लोरीन को चाहे तो फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन को चाहे तो फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और इस पे खर्चा हो जाएगा 20,000 रुपीज का, और मिलेगा क्या? पीवीसी। ठीक है, क्या मिलेगा? पीवीसी मिलेगा। ठीक है, अच्छा पीवीसी जो है कितना टन मिल जाएगा? पीवीसी जो है वो मिल जाएगा 500 टन और 200 पर टन करके बिकेगा। 500 टन और ये जो सेल होगा एट द रेट ऑफ 200 पर टन करके। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो इनपुट गया है, क्योंकि कुछ इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट आएगा। इनपुट में खर्चा क्या हुआ है? बोला है कि कितने का खर्चा हुआ है? सॉल्ट खरीदा था इन्होंने, कन्वर्जन कॉस्ट 60 और सॉल्ट मतलब रॉ मटेरियल 40,000। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्ट 40,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। टोटल 1 लाख, और ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, यही मेरा ज्वाइंट कॉस्ट है। और वही चीज देखो क्वेश्चन में नीचे बोला भी था कि ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे एप्रोशन करते। ठीक है, तो हमें 3 मेथड बोला है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल यूनिट मेथड और एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल। तो पहला है सेल्स वैल्यू मेथड। चलो पहले सेल्स वैल्यू मेथड को कर लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन ए, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
तो स्प्लिट अप पॉइंट पे क्या क्या बिकेगा, कॉस्टिक सोडा और क्या बिकेगा, क्लोरीन, क्योंकि स्प्लिट अप पॉइंट पे तो पीवीसी नहीं बिकेगा, स्प्लिट अप पॉइंट मतलब दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ही चीज बिक सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट सेल्स सेलिंग प्राइस पर टन, sales value at split of point, sales value at split of point, और जॉइंट कॉस्ट एप्रोशन। तो देखो प्रोडक्ट है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और क्लोरीन। अच्छा, तो सेल्स कितना कितना टन सेल होगा, देखो मैंने सारा जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो 1200 और 800 पर टन भी है, ये 50 करके है, और ये है हम लोग का 75 करके। तो 50 करके होने से ये हो जाएगा 1200 इंटू 50, ये 60,000 हो जाएगा, ये रुपीज में हो जाएगा ये वाली कॉलम। और ये हो जाएगा 800 इंटू 75, ये भी हो गया मेरा 60,000। 8 इंटू 75, 60,000, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो ये रेशियो क्या बन गया, 1:1। तो यहाँ पर नीचे लिख दे, रेशियो हो गया 1:1। तो मैंने अभी तुम लोग को देखो वही सिखाया कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें कैसे करना है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो हम लोग का निकल के आएगा सेल्स वैल्यू, उसका रेशियो निकालना है दोनों का, फिर उस जॉइंट कॉस्ट को उस रेशियो में अपोर्शन कर देना है। तो अब 1:1। अब जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1/2, और 1 लाख इंटू मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया 1/2। तो ये दोनों हो जाएगा हम लोग का 50,000, 50,000, 50,000, 50। ये भी रुपीज में आंसर आ गया। तो पहला आंसर हो गया, बस इतना ही करना है। फिर सेकंड लिखेंगे फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट। तो इसमें प्रोडक्ट सेल्स इन टन, सेल नहीं, इसको लिखना चाहिए प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन इन टन और जॉइंट कॉस्ट एप्रोशन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, अच्छा प्रोडक्शन कितना हुआ है, वही 1200 और 800, क्योंकि जितना टन प्रोड्यूस हुआ था उतना ही सेल हुआ है, ठीक है। जितना टन प्रोड्यूस हुआ था ये देखो, सॉरी कॉस्टिक सोडा क्लोरीन इतना इतना। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने पीवीसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 1 लाख को अपोर्शन करने बोला है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच में, क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, ठीक है। और वैसे भी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जाओगे तो वो दो प्रोडक्ट ही कवर अप होता है, पीवीसी कवर अप नहीं होता है। और फिजिकली प्रोड्यूस जो है वो दो प्रोडक्ट हो रहा है जॉइंट कॉस्ट को लगा के, फर्दर कॉस्ट लगाते हैं तो पीवीसी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फिर ये दोनों पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करेंगे, यहाँ रेशियो लिख लेते हैं इसके नीचे। तो रेशियो हो गया 1200:800, तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 3/5, 1 लाख इंटू 2/5, 60,000, और ये हो जाएगा 40,000। ओके, तो अगर हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड से करेंगे तो हम लोग का आंसर 60 एंड 40 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो है हम लोग का नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, सी, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड नेट
रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर हमें कैसे कॉस्ट को एप्रोशन करना है, यहाँ भी हमें वही दो प्रोडक्ट पे करना है क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है क्लोरीन पे और हमें कॉस्टिक सोडा पे ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे कॉस्टिक सोडा और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सेल्स वैल्यू चाहिए दोनों का। तो 1200 कॉस्टिक सोडा को अभी अभी निकाला था, 1200 इंटू 50, ये देखिए यहाँ पर निकाला था 60,000 और 800 नहीं, ये तो क्लोरीन का है। यहाँ पर देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हमें क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो क्लोरीन का जो फाइनल सेल्स वैल्यू है वो पीवीसी के रूप में है। ठीक है, तो पीवीसी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा क्योंकि एनआरवी मेथड हमें फाइनल सेल्स वैल्यू बताता है। तो क्लोरीन का फाइनल सेल्स वैल्यू 50 पर टन है, लेकिन सॉरी कॉस्टिक सोडा का, लेकिन जो क्लोरीन है उसका फाइनल सेल्स वैल्यू है एज ए पीवीसी 500 इंटू 200। तो लिख रहे हैं क्लोरीन, बट यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा फाइनल सेल्स वैल्यू। ये तो 50 ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 500 इंटू 200। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं, 500, हाँ ये देखो 500 इंटू 200। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो जो एनआरबी मेथड है ना, एनआरबी मेथड में हमें क्या लेना पड़ता है, फाइनल जो हम लोग का सेल्स वैल्यू है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल सेल्स वैल्यू हम लोग का पीवीसी है। ठीक है, तो देखो पीवीसी ट्रांसफॉर्म जो है वो दिख रहा है, बाकी नाम मैंने क्लोरीन ही लिखा है, तो नाम क्लोरीन लिख सकते हैं, उसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 60,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लेस करना है इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि लग रहा है 20,000। तो एक ही जगह पे लग रहा है तो वो लेस करेंगे, लेस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ लगा है 20,000। ठीक है, और लेस हो जाएगा कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है तो, जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एनआरबी आ गया 60,000 और यहाँ पर हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एनआरबी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन कर देना, तो एपोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट कितना है, 1 लाख, 1 लाख इंटू 6 बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेशियो तो 6:8 हो गया, तो 8 + 6 कितना होगा, 14। ठीक है, और यहाँ पर 1 लाख इंटू 8/, पॉइंट में आएगा मुझे इतना लग रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6 इंटू 8, इंटू 6 करने से आएगा 42,857, 42,857। बाकी हम लोग माइनस कर सकते हैं, 1 लाख से माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हो डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 करके। तो 57,143। ठीक है, 57,143। ठीक है, 143 लिखने से ये जीरो भी हो जाएगा, 1 लाख जो है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस यहाँ पर ध्यान रखने वाला क्या है, जब हम लोग एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से करेंगे तो हमें हमेशा फाइनल सेल्स वैल्यू लेना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो लेना पड़ेगा, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये पीवीसी जो है ये फाइनल सेल्स वैल्यू जाएगा, तो वो मैंने लिया। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी एडेड है, बोल रहा है कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर्स टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन। बोल रहा है दूसरा कोई कंपनी है इनऑर्गेनिक केमिकल को एक ऑफर दे रहा है कि आप लोग का जो 800 टन क्लोरीन बनता है ना, वो हम लोग परचेज कर लेंगे 75 पर टन करके, मतलब जो मार्केट रेट है उसी पे ये लोग परचेज करने के लिए रेडी है। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन अगस्त। ऑब्वियसली अगर हम लोग क्लोरीन फॉर्मेट में ही बेच देंगे
तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उससे पीवीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। अगर हम लोग ये जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग इनकम में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमें बताने के लिए बोला है। ठीक है, देखना क्या इम्पैक्ट आएगा। क्वेश्चन 2, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। मतलब हम लोगों को क्या क्लोरीन फॉर्मेट में बेच देना चाहिए या पीवीसी बना के बेचना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो चेक करने से ही तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल करते हैं तो पीवीसी बेचते हैं, और पीवीसी कितना करके बेचते हैं अभी निकाला, पीवीसी बेचते हैं 1 लाख। ये देखो 500 इंटू 200 करके पीवीसी अगर बेचते हैं तो वो 1 लाख रुपीस का हमें सेल्स वैल्यू देता है। ठीक है, 1 लाख रुपीस का सेल्स वैल्यू। लेकिन ये 1 लाख रुपीस का सेल्स वैल्यू मिलेगा अगर हम लोग पीवीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन सेल्स एट अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कर रहे हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो हम लोग क्या बेचते हैं, क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन अगर बेचेंगे तो उसका सेल्स वैल्यू कितना हो, वो भी थोड़ी देर पहले निकाला था। ये देखो ये रहा क्लोरीन का 800 इंटू 75 यानी कि 60,000। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन फॉर्मेट में बेच देंगे तो मुझे तो सिर्फ 60,000 सेल्स वैल्यू मिलेगा, जबकि अगर हम पीवीसी फॉर्मेट में बेचेंगे तो मुझे 1 लाख मिलेगा, तो मेरा सेल बढ़ेगा। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीमेंटल सेल, इंक्रीमेंटल सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो हमारा सेल इंक्रीज होगा 40,000। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन इस 40,000 सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट भी एक्स्ट्रा इनकट करना पड़ रहा है, वो भी मुझे ध्यान देना चाहिए, जो कि है हम लोग का 20,000। क्योंकि ये खर्चा नहीं करेंगे तो फिर पीवीसी नहीं बनेगा, तो फिर बेचेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारा पूरा सेल 40,000 बढ़ रहा है, तो हमें उसमें वो भी तो देखना है कि उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हुआ। तो इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है पीवीसी पाने के लिए वो कितना है, 20,000। ठीक है, 20,000 है, तो ये मुझे लेस कर देना चाहिए। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा सेल वैल्यू पूरा 40,000 है, क्योंकि वो लेने के लिए मुझे 20,000 का खर्चा करना पड़ा। मतलब मेरा 20,000 का जो है यहाँ पर 20,000 का जो है एक्चुअली मेरा प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम ये नहीं बोल सकते मेरा 40,000 हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस जरूर करेंगे। क्लोरीन फॉर्मेट में क्यों बेचे, क्लोरीन फॉर्मेट में बेचेंगे तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड, प्रोडक्ट शुड बी further processed and sold as PVC. Acceptance of offer will reduce operating income by ₹20,000। अगर हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे पूछा था क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग इनकम में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मेरा ऑपरेटिंग इनकम 20,000 से कम हो जाएगा। क्योंकि अगर क्लोरीन फॉर्मेट में बेचते हैं तो मेरा
जो है सिर्फ और सिर्फ 60,000 सेल्स वैल्यू रिकवर होगा, जबकि यहाँ बेचेंगे तो 1 लाख तो नहीं हो रहा है, 1 लाख में 20,000 कम कर दो, क्योंकि 1 लाख पाने के लिए 20,000 का खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब 80,000 है एक्चुअली, और इधर 60, तो वैसे भी देख सकते हो, तो 80 और 60 का डिफरेंस करोगे तो भी 20,000 आएगा, या फिर इस तरीके से कैलकुलेट करके देखोगे तो भी 20,000 आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो कि अगर हम सिर्फ ये पीवीसी का देखें तो पीवीसी बेच के 1 लाख का खर्चा, लेकिन मेरा 20,000 एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसको लेके कोई फायदा नहीं है, तो ये 80,000 मुझे एक्स्ट्रा, 80,000 का मेरा सेल वैल्यू हो रहा है एक्चुअली अगर हम पीवीसी फॉर्मेट में बेचते हैं, जबकि क्लोरीन फॉर्मेट में 60, तो डिफरेंस कितना आ गया 20, वैसे भी कर सकते हो, या फिर इंक्रीमेंटल इस तरीके से लिख के भी किया जा सकता है, जैसे करना चाहो, ठीक है, वैसे ही किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखो क्या क्या मेथड कर लिया, फिजिकल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और ये जो है ना, ये लगभग नेट रियल, ये जो है ना, ये अलग से कोई मेथड है ही नहीं बोल सकते हो, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से ही जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, और ये मार्केट वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग, ये दोनों का मिक्स्ड अप है। एनआरबी जो है वो स्प्लिट अप पॉइंट पे भी निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर एनआरबी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी बोल सकता है, तो ये दोनों बोल सकते हो कंबाइनली है, कि मार्केट वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर एट स्प्लिट अप पॉइंट भी बोल सकता है, फर्दर जो है प्रोसेसिंग भी बोल सकता है। जैसे यहाँ पर बोला है ना, जब एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलेगा तो नॉर्मली ना हमें वो स्प्लिट अप नहीं मान के आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ही मानना चाहिए, बट नाम ऐसा है तो मैंने लिख दिया। तो ये देखो, ये जितना भी हमारा मेथड है हो गया, टेक्निकल एस्टिमेशन हमें जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, वो है ही एक नाम मेथड का, तो मैंने लिखवा दिया। तो ये देखो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का 1 2 और इधर 3 4, ठीक है, बस और 4 क्वेश्चन ही है यहाँ पर, तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 4 क्वेश्चन और जो इस पे एमसीक्यू वगैरह कुछ है तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर आज इतना ही कर। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.